तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में आपका दोस्त आपका भाई विवेक। आज अपने चैप्टर नंबर 8 देखने जा रहे हैं। लॉ में एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये चैप्टर लाने का मेन पर्पस क्या था, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा। इसके अंदर कोई डीप टाइप कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर एक कंपनी को जो है डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन रहने वाले हैं, तो वो अगर देखना है तो चैप्टर नंबर 8 में आ जाना। और अगर उसका पेमेंट करना है तो वो वाली सारी चीजें जो है अपने को चैप्टर नंबर 8 में सारी चीजें बताई जाएगी। तो बिना देरी करे अपने चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने, ये मीनिंग देखने वाले डिविडेंड का क्या होता है, कितने प्रकार के डिविडेंड होते हैं वो अपने देखने वाले हैं। फिर डिविडेंड डिक्लेयर करना है, वो वाली पूरी प्रोसीजर बताइए कि कहाँ से देना है, क्या पैसे यूज करने हैं, क्या नहीं करने हैं। फिर अनपेड डिविडेंड क्या होता है, IEPF क्या होता है, एंड अगर हम फेलियर सारा चीज कर रहे हैं तो फिर उस क्राइटेरिया के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, क्या क्या चीजें हमें पनिश हो सकती है, वो वाली चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ डिविडेंड से। तो डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो सेक्शन 235 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 while defining the term dividend simply states that dividend includes any interim dividend। यानी सिंपल सा बताया गया है कि अगर हम डिविडेंड को डिक्लेयर करते हुए उन्होंने सिंपल सा बताया कि डिविडेंड इंक्लूड करता है इंटरिम डिविडेंड। भैया इंटरिम डिविडेंड क्या होता है तो अपने आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट बताया अपने को। सो इन कॉमन पार्लेंस, नॉर्मल भाषा में बोले तो डिविडेंड इंप्लाइज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सम टू मेंबर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट। यानी डिविडेंड का मतलब ये है कि हम जो है आउट ऑफ प्रॉफिट हम कुछ चीजें जो है मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड वेर एवर परमिटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर द पर्पस। या फिर जहां पे परमिट करता है तो हम फ्री रिजर्व से भी अपने मेंबर्स को सारे पैसे दे सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम कर सकते हैं। डिविडेंड इज द shareholders रिटर्न ऑन their इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द कंपनी। यानी सिंपल सी बात है कि एक शेयर होल्डर है, उसने जो है इन्वेस्ट करा है कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, उसने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है या फिर उसने कैपिटल दे रखा है, तो उसके लिए उसको कुछ एक रिटर्न मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ओके, dividend is a part of distributable profit which has been paid out of to them। यानी सिंपल सा वही है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, यानी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उसमें से कुछ पार्ट जो है वो हम जो है शेयर होल्डर्स को देते हैं। इन सिंपल वर्ड इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एकदम सिंपल सरल भाषा में बोले तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना इज अ डिविडेंड, दैट इज portion of profit earned and allocated as payable to shareholders whenever declared। ये चीज बताई गई है, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये एकदम प्लेन रीडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से देखते हैं क्या क्या चीज बता रखा है। नाउ द कंपनी इन जनरल मीटिंग मे डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शैल बी एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड। नाउ अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना तो कैसे होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जैसे समझ लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम 10% डिविडेंड देने वाले हैं। नाउ 10% से ज्यादा जो है डिविडेंड हम कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो बोल दी वो बोल दी, उसने जो बोला वो अपने को सुनना पड़ेगा। हाँ, इससे कम जो है वो अपने दे सकते हैं, नो डाउट, लेकिन 10% से ज्यादा यानी 11%, 12%, 13% ये हम नहीं दे सकते। इससे कम जो है वो देना हो तो हम वो डिसाइड करके म्यूचुअली दे सकते हैं। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिविडेंड को रिकमेंड करता है बोर्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, एंड उसको अप्रूव किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा AGM के अंदर। यानी वो जो है सिर्फ डिक्लेयर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है सिर्फ डिक्लेयर करेंगे कि हाँ हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए एंड किस मैनर में देना चाहिए, वो वाली सारी चीजें। नाउ ये अप्रूवल कौन करेगा कि हाँ इतना % देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें, तो अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर करेगा। Dividend is not a liability unless it is declared by the shareholder at a validly constituted general meeting by passing an ordinary resolution at the rate recommended by board or such lower rate as they may decide। यानी सिंपल सा ये बोला है इसमें कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड को हम लायबिलिटी कंसीडर नहीं कर सकते अनलेस मतलब अगर AGM के अंदर ना, AGM हो रही है, समझो AGM के अंदर डिविडेंड के बारे में बोला गया है कि डिविडेंड हम जो है 12% पे देने वाले हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया। अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई कि हाँ हमें डिविडेंड देना है, जब तक ये प्रॉपर तरीके से जो है वो रिकमेंड ना हो जाए। सिमिलरली इसको जो है
अपने शेयर होल्डर्स जो है अप्रूव ना कर दे जब तक, तब तक डिविडेंड लायबिलिटीज नहीं रहेगी। जब ये लोगों ने अप्रूव कर दिया, इन्होंने अच्छे से रिकमेंड भी कर दिया और एक रेट फिक्स हो गई एंड वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी 50% से ज्यादा का उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर लिया है कि हाँ हमें जो है डिविडेंड अब देना ही देना है, देन एंड देन ओनली हमारा लायबिलिटी क्रिएट रहेगा। देखो एक और बार समझो क्या बोल रहे हैं कि डिविडेंड लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कब तक नहीं है, जब तक शेयर होल्डर्स ने जो है डिक्लेयर ना कर दिया हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। यानी अगर शेयर होल्डर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया और बता दिया कि हाँ भाई हम इस रेट पे जो है डिविडेंड देने वाले हैं, तो फिर लायबिलिटी क्रिएट रह जाने वाली है। ठीक है। Now, declaration of dividend by the company at a rate higher than the rate recommended by board is not permitted। ये तो अपने ऊपर ही देख लिया कि बोर्ड जो रिकमेंड करेगा उसके ऊपर तो आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते हो। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल। ये अपने एकदम बोलते हैं ना, कॉमर्स की जब शुरुआत करी थी तभी अपने देख लिया कि डिविडेंड हो गया, ये इंटरेस्ट होगा, मेनली जो है वो अपने फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू पे ही जो है वो पे करते हैं, उसकी मार्केट प्राइस उस पे हम ऐसी चीजों पे हम पे नहीं करते। इस पे इसी के रिलेटेड एग्जांपल दे रखा है, क्या बोला गया कि एक एबी लिमिटेड है, उसने इक्विटी शेयर्स इशू करे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। नाउ शेयर जो है वो करंटली एनएससी पे 250 पर शेयर चल रहा है, यानी उसकी फेस वैल्यू जो है उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 पर रुपीज है, 10 रुपीज पर शेयर है, बट वो उसका मार्केट प्राइस जो है वो 250 पर शेयर चल रहा है। नाउ कंपनी ने जो है एजीएम में डिसाइड करा कि भाई वो डिविडेंड देने वाले हैं 20% को, तो मिस्टर शेखर जो है उसके पास 1000 शेयर है जो उसने 300 रुपए पे परचेज किया है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल ही रिसीव? भाई सीधी सी बात है कि हमने देखा है कि डिविडेंड जो है वो नॉमिनल वैल्यू पे ही मिलते हैं, तो नॉमिनल वैल्यू इसकी 10 है, इसका कितना 20% जो है वो उसको मिलने वाला है एज एन डिविडेंड। और इसके पास शेयर कितना है, यानी इसके पास शेयर यानी एक शेयर पे इसको 2 रुपए मिलेंगे, और इसके पास शेयर कितने 1000, यानी इसको कितने पैसे मिलेंगे टोटल 2000। सिंपल, ये देखो एकदम सिंपल है। अपने को यही ध्यान रखना है कि अपने को जो डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे ही देना है और किसी चीज पे नहीं देना है। Now, the shareholders at an annual general meeting unanimously passed a resolutions for payment of dividend at a rate higher than the recommended by board। भाई यहाँ पे पता चल गया ये गलत है, हमें वैलिडिटी देखने की जरूरत ही नहीं है। अपने ने पढ़ा था कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंड किया है उसके ऊपर तो आप जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर ही नहीं सकते, उसके नीचे तो फिर भी एक टाइम पे कंसिडर किया जा सकता है। तो ये वैलिडिटी एकदम गलत है, इन्होंने गलत काम किया है, नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि ये वाली चीज यहाँ पे देखना। ऑल्दो तो पावर हमने डिक्लेयर किया है शेयर, भले ही यहाँ पे पावर जो है कि शेयर होल्डर के पास है कि भाई शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे कि देना है नहीं देना है, लेकिन दे कैन डिक्लेयर डिविडेंड, दे कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड जो रिकमेंड करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उससे ज्यादा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% दे रखा है तो उससे ज्यादा तुम नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये चीज ध्यान रख लेना, ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, क्या बोला एक बार देख ही लेते हैं। क्या बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी यूजुअली कंटेन्स प्रोविजंस विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड। यानी अपना एओई जो है ना उसके अंदर हम पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में प्रोविजन बताते हैं ऑन द पैटर्न जो है 82-85 ऑफ द टेबल F2 शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है। यानी सिंपल सा एओई के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में बताता है। तो अंडर रेगुलेशन 80 उसके अंदर भले ही पावर जो है डिक्लेयर करने का डिविडेंड का वो शेयर होल्डर्स के पास है, हाउएवर अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर दे कैन डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग, यानी वो उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है। एकदम सिंपल, ये तो अपना इंट्रोडक्शन था, ये अपनी चीज खत्म हो गई। एकदम सिंपल सी चीज बोल रही कि क्या होता है क्या नहीं होता, अपने ये वाली चीज देख ली, इंट्रोडक्शन था ना। अब अपने शुरू करते हैं मींस थोड़ा सा चैप्टर का कि डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो डिविडेंड एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। अब ये दोनों में फर्क क्या है भैया, चलो देखते हैं। नाउ सेक्शन 123 subsection 3 and also section 123 subsection 4 contains provisions regarding interim dividend। यानी ये सेक्शन जो interim dividend के बारे में बताता है। फॉलोइंग पॉइंट जो है नोट वर्दी है, क्या क्या? तो interim dividend may be declared by the board of director at any time during the period from the closures of the financial year till the holding of the AGM। यानी interim dividend अगर आपको interim dividend जो है अगर आपको डिक्लेयर करना है तो समझो मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर खड़ा हूँ, यानी ये रहा मेरा 1 अप्रैल 2024 और यहाँ से जाते जाते ये रहा मेरा 31 मार्च 2025।
परफेक्ट। नाउ इसमें क्या बोला गया है कि ये क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, वहां से लेकर के जब तक एजीएम ना हो, समझ लो एजीएम यहाँ पे होने वाला है, अपने कंपनी का एजीएम यहाँ पे होने वाला है, तो ये दौरान ये दोनों के बीच में जो है वो किसी भी तरीके से कभी भी जो है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। एक और बार पढ़ लो, समझ आ जाएगा। क्या बोला गया, डिविडेंड जो है, इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किस टाइम पे? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये वाली चीज हमने यहाँ पे क्लोजर किया है, टिल द होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, यानी जब तक एजीएम ना हो रहा है, तो ये दोनों के बीच में हम कभी भी जो है अपना डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताया गया। तो ये था अपना टाइम कि हम कब जो है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द फाइनल अडॉप्शन ऑफ द अकाउंट by the shareholders, and therefore interim dividend is said to be declared and paid between two AGM। यानी ये भी सेम वही चीज रिपीट कर रहा है कि इंटरिम डिविडेंड को जो है हम फाइनल अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, यानी प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अडॉप्शन होने से पहले ही हम जो है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। यानी सिंपल सा भाई, हम एजीएम के अंदर ही ये सारी चीजें डिक्लेयर करते हैं ना कि हाँ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अडॉप्ट करने वाले हैं, हमें वो चीज क्या है, वो एजीएम के अंदर ही होता है। सिंपल सा है, उसके पहले ही हम जो है अपने डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड को जो है अपने आउट ऑफ प्रॉफिट जो भी हमने कमाया उससे हम पे कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि दो एजीएम के बीच में हम जो है डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर देते हैं और पे कर देते हैं। नाउ अब हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसको पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसका सोर्स क्या रहने वाला है, उसको किस तरीके से हम जो है पे कर सकते हैं। तो पहला, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी सरप्लस रहने वाला है हम उससे पे कर सकते हैं, पहला क्राइटेरिया ये रहने वाला है। दूसरा, प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर, यानी जिस साल में हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम जो है डिक्लेयर करने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट को हम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से हम जो है अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं। नाउ profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of the declaration of the interim dividend, यानी जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हम, जब भी समझ लो ये फाइनेंशियल ईयर है, हम यहाँ पे जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं और उसको पे भी करने वाले हैं। ठीक है, दोनों चीज करने वाले हैं। तो समझो इससे पहले जस्ट ये वाला क्वार्टर 30 सितंबर वाला क्वार्टर जो है वो खत्म हो रहा है, तो इस क्वार्टर तक जितने भी प्रॉफिट होने वाले हैं ना, जितना भी प्रॉफिट रहने वाला है, उस प्रॉफिट से हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं और उस सोर्स से हम जो है डिविडेंड को पे कर सकते हैं। देखो ना, प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल ईयर में हम खड़े हैं उस ईयर के प्रॉफिट जितनी जनरेट हुए टिल द क्वार्टर, यानी ये 30 सितंबर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन है, इसके पहले जस्ट जो भी क्वार्टर आ रहा है वो वाले क्वार्टर में हम जो है डिविडेंड के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नाउ if company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of the declarations of the interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a higher rate than the, यानी इस वाले पैराग्राफ में क्या बोला पता है आपको, कि समझो कि यार मेरे पास अभी प्रॉफिट है ही नहीं, मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ, इस साल भी मेरा लॉस हो गया, स्टिल मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करना ही करना है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लॉस हुआ है नहीं हुआ है, मेरे को डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो इस चीज में क्या बोला कि अगर आपको लॉस है और फिर भी आपको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करना है, तो आप एक चीज देखा ना कि समझ लो आप 24-25 में खड़े हो, ठीक है, आपको इधर जो है आपको डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर जो होने वाले हैं ना, यानी 23, 24, 22, 23 एंड 21, 22, ये तीनों साल के जो भी आपने डिविडेंड दिया है ना, ये तीनों साल में जो भी आपने डिविडेंड दिया है उसका एवरेज कर लेना, एंड वो एवरेज करके जो भी वैल्यू है, समझ लो 10% है, तो उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, उससे कम आप या फिर उसकी इज इक्वल टू आप दे सकते हो। यानी समझ लो कि यहाँ पे जो है 10% मैंने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैंने जो है 5% डिक्लेयर किया था, यहाँ पे जो है मैंने, एक सेकेंड, यानी देखो समझो कि यहाँ पे मैंने 5% डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे मैंने 8% डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे मैंने समझ लो 3% डिक्लेयर कर दिया। ना इसका एवरेज करोगे ना,
तो 5 + 8 + 3 डिवाइडेड बाय 3 साल का है, तो 8 5 13, 13 + 3 16, इसको अपने 5 रख लेते हैं। तो ये 18 है, 18 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आता है अपना 6%। नाउ 6% से ज्यादा अपने बिल्कुल भी पे नहीं कर सकते, बल्कि हम 6% से कम या फिर इज इक्वल टू जो भी हमारा अमाउंट आएगा ना, उससे ज्यादा हम पे नहीं कर सकते अपनी डिविडेंड को। सिंपल सा ये वाली चीज यहाँ पे बोला गया है कि जो भी रेट हमने पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में हमने जो भी रेट दे रखा है उसका एवरेज रेट होगा, उससे ज्यादा हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, रादर उससे कम हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक बार उसको देख लेते हैं कि कंपनी डिक्लेयर इफ अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 16% ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का टोटल मिला करके 16% है, देन इन द केस ऑफ द कंपनी अगर वो लॉस कर रही है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो परमिटेड है कि वो 16% से ज्यादा नहीं पे कर सकती, बट 16% से कम जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है एंड पेमेंट उसका भी कर सकती है। ठीक है। नाउ the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a separate account maintained with a schedule। यानी हमने जब भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना कि हाँ हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड जितना भी पैसा है ना, वो डिक्लेरेशन के विद इन 5 डेज अपने को एक शेड्यूल बैंक में यानी दूसरे बैंक में जमा कर देना होगा, वहां पे ट्रांसफर कर देना होगा। एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे और वहां पे बताएंगे हाँ भाई हम 5 दिन जैसे हमने डिक्लेयर करा उसके 5 दिन के अंदर जो है हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर वहां पे जो है ट्रांसफर कर देंगे, वहां पे डिपॉजिट कर देंगे, फिर वहां से अपने पेमेंट जो भी क्राइटेरिया रहने वाला है वो देख लेंगे। Now all provisions which are applicable to the payment of dividend shall also apply in case of a interim dividend। यानी जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाले हैं डिविडेंड के, नॉर्मल डिविडेंड के, वो सारी चीजें जो है इंटरिम डिविडेंड पे भी अप्लाई होने वाले हैं। तो ये था इंटरिम डिविडेंड, एकदम सिंपल सा था कि क्या होता है क्या नहीं होता। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? तो फाइनल डिविडेंड होता है कि व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर एट एन एजीएम। हमने ऊपर देखा था कि ये अपने ने देखा था, पता है अपने ये देखा था कि ये दोनों के बीच में यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है और हमारा एजीएम जब होने वाला है, ये दोनों के बीच में जो टाइम मिलेगा हम उसमें इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एजीएम होगा ना उसके अंदर हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर हम जो है परमिट करके हम जो भी डिविडेंड बताएंगे कि हाँ हमें ये डिक्लेयर करना है, हमें ये पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं हमें फाइनल डिविडेंड। वो वाली चीज होती है हमारी फाइनल डिविडेंड। जैसे देखो, द रेट ऑफ द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय द मेंबर्स। ये वाली चीज सेम रिपीट कर कि हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने जो भी रेट बोला है उस एटलीस्ट उससे ज्यादा तो आप जो है डिविडेंड नहीं दे सकते हो, भले ही आपके पास पावर है कि आप अप्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो एक बार क्विक इसका समरी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है। डेफिनेशंस देखिए तो इंटरिम डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया जाता है एंड पे किया जाता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज बिफोर फाइनलाइजिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर। यानी हम एजीएम के अंदर ही हमारा फाइनलाइजेशन करते हैं ना, तो उसके पहले ही हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड उसको पे कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? तो फाइनल डिविडेंड जो है एक is a dividend recommended by the board of director, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रिकमेंड करेंगे एंड सिमिलरली उसको अप्रूव भी किया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स, यानी अप्रूव करा जाएगा किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा एजीएम के अंदर, एंड देन ओनली उसको जो है हम पे कर सकते हैं आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब अनाउंस कौन करता है? तो इसको अनाउंस किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको भी अनाउंस किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अनाउंस नहीं मतलब रिकमेंड किया जाता है एंड फिर उसको अप्रूव किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स। हम डिक्लेयर कब करते हैं? तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपने पढ़ कि देखते हैं कि हाँ ये आ रहा है बार बार, और इसको हम डिक्लेयर करते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हम इसको रिवोक कर सकते हैं? हाँ, मेन क्वेश्चन कि मैंने इंटरिम डिविडेंड बोल दिया कि हाँ मेरे को ये देना है, बट क्या मैं फिर बाद में जाकर के ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं अब नहीं देना है, अब प्रॉफिट नहीं है, ये वो, रिवोक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो इंटरिम डिविडेंड को जो है रिवोक किया जा सकता है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, यानी सारे शेयर होल्डर्स मान जाए ना, यानी यहाँ पे हमें यूनानिमस कंसेंट चाहिए रहेगा, दैट इज हमें यहाँ पे 100% कंसेंट चाहिए रहेगा कि हाँ ठीक है आप डिविडेंड नहीं दोगे तो चलेगा। लेकिन आपने एक बार फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको रिवोक करना इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट रिकमेंडेबल, उसको हम जो है रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज बोलेगी, डेफिनेशंस बताया, फिर हम कब अनाउंस कर सकते हैं, फिर डिक्लेरेशन कब करना है, रिवोकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो वाली चीज इसके अंदर बताई गई है। नाउ
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर्स डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक। अब शेयर्स की भी कुछ क्राइटेरिया है। दो तरीके के मेनली शेयर होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स। ये दोनों के बीच में फर्क क्या है वो वाली चीज देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी दो क्राइटेरिया होता है, एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये सारी चीजें होती क्या है भैया बताओ तो सही, तो एक बार पढ़ लेते क्या बोलता है। तो शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, देख लिया कि हाँ प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर्स होता है। एंड द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द शेयर्स। यानी हमें डिविडेंड तो डिक्लेयर करना है, डिविडेंड तो पे करना है नो डाउट, बट वो किस तरीके से पे करना है और उसका क्या नेचर रहने वाला है वो हमें शेयर्स के ऊपर से ही पता चलेगा कि हाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर्स, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, shareholders holding preference shares are assured of a preferential dividend at a fixed rate during the life of the company। यानी इसके अंदर सिंपल सा यही है कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आपको एक फिक्स्ड रेट तो मिलना ही मिलना है, उसका आपको राइट दे दिया जाता है कि जब तक कंपनी रहेगी, जब तक आपके पास वो शेयर रहेगा, आपको उसका एक अश्योर किया जाएगा कि आपको एक उसका फिक्स रेट एज एन डिविडेंड मिलने वाला है। तो प्रेफरेंस शेयर ये होता है। उसके अंदर और क्या बताया गया कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है अनलेस अदरवाइज एग्रीड एज क्यूमुलेटिव इन नेचर नीड नॉट टू बी पेड एवरी ईयर। यानी जब तक आप ऐसा एक्सप्रेसली नहीं बोलोगे कि भाई मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है या फिर मेरे को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर चाहिए, तब तक आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की क्राइटेरिया के अंदर ही रहोगे। यानी जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को क्यूमुलेटिव चाहिए तो वो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, उस वाले नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स आपको लेना पड़ेगा। और एल्स डिफॉल्ट जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो नॉन क्यूमुलेटिव ही रहने वाला है। दैट इज कंपनी यहाँ पे डिसाइड कर सकती है कि भाई डिक्लेयर करना है डिविडेंड अगर नहीं करना है, बट ये कब होगा, ओनली आफ्टर अगर आपके डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट है तब की बात कर रहे हैं। बाकी अगर प्रॉफिट है तब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है तो वाली चीज देखते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिविडेंड गेट एक्यूमुलेटेड एंड एनी एरियर ऑफ सच डिविडेंड अराइजिंग ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर इज पेएबल फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न इन द लेटर ईयर। यानी मैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर खड़ा हूं और यहाँ पे मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, और मेरे को राइट था कि मेरे को यहाँ पे डिविडेंड जो है वो 2000 का मिलने वाला है। नाउ कंपनी बोलती कि भाई हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरा तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, क्यूमुलेटिव भी आप समझ रहे हो यानी एक्यूमुलेट होता रहेगा, कोई बात नहीं, आप इस साल मत दो, अगर 23 फाइनेंशियल 23-24 के अंदर कोई भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जैसे ही जो भी आएगा तो उससे पहले आप पहले मेरे को अपने मेरे 2000 पे करना, यानी 2000 यानी मेरा जो भी राइट होगा ना, राइट मिलने वाला है वो तो मेरे को मिल के ही रहेगा, उसमें कोई डाउट रहने वाला ही नहीं है कि अगर समझ लो कि इनसफिशिएंसी की वजह से हम पैसे नहीं दे पाए बट उसको हमें पे करना होगा प्रॉफिट अर्नड इन लेटर ईयर, यानी लेटर ईयर में जो भी प्रॉफिट हमने कमाया होगा उसमें से अपने को देना पड़ेगा। अनटिल अनलेस जब तक हम ये डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले को पे नहीं करते फुल तरीके से तब तक 1 रुपया नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर वालों को। भाई ये ध्यान रख लेना, एक चीज क्या बोलेगी, जब तक मेरे 2000 नहीं दोगे ना भाई, इक्विटी वालों को 1 रुपया दे दिया तो देख लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वाली चीज यहाँ पे बता रहा है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन वेयर द डिविडेंड इज पेबल ओनली इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट, देयर इज नो एक्यूमुलेशंस ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस नॉन क्यूमुलेटिव, there is no accumulations of profit as in the case of the क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी जैसा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक्यूमुलेशन होता था ऐसा यहाँ पे नहीं होता। मतलब भैया क्या होता है, जैसे हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर प्रॉफिट नहीं था बट मेरा राइट था कि मेरे को 2000 रुपए मिलने वाले हैं, तो ऐसा फिर ये भूल जाओ कि फिर ये 2000 रुपए को मिलने वाले हैं, ये जो नेक्स्ट ईयर है ना वहां से कोई भी राइट मेरे को यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। अगर मेरे को इस साल पैसे मिल गए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिले तो वो उसका राइट खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल से दूसरे राइट मेरे को मिलने शुरू हो जाएंगे। दैट इज कि उस ईयर में जो भी मेरा एक्यूमुलेट होगा उस तरीके से बोल रहा हूँ। In case no dividend is declared in a year due to any reason, the right to receive such dividend for that year lapses। यानी अगर पैसे नहीं मिल पाए डिविडेंड कोई भी रीजन की वजह से जो कि वैलिड है और लॉस हुआ है कंपनी को
तो उस हिसाब से उन्होंने डिविडेंड नहीं पे कर सकते हैं, तो जो भी राइट टू रिसीव डिविडेंड है ना वो उसी ईयर में लैप्स हो जाएगा, दैट इज खत्म हो जाएगा। एंड द होल्डर ऑफ सच शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी पेड अर्लियर ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ अ फ्यूचर ईयर प्रॉफिट, यानी आगे की कोई भी साल के अंदर जो भी हमें प्रॉफिट आने वाला है उसमें से वो पर्टिकुलरली 2000 रुपए तो हमें नहीं पे होंगे, ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में बस इतना सा ही फर्क है। क्यूमुलेटिव में क्या है कि अगर भाई कोई भी तरीके से नुकसान हो रहा है स्टिल मेरा राइट है तो मैं वो आगे वाले साल के प्रॉफिट से ले सकता हूँ, बट नॉन क्यूमुलेटिव में वो आगे वाले साल से कोई भी तरीके का पैसा नहीं उठा सकता। मेरा अगर 2000 रुपए इस साल नहीं मिला तो फिर वो मेरे को कभी नहीं मिलेगा। ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर क्या होता है? ये तो था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस के अंदर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव देखा। नाउ इक्विटी शेयर्स क्या होता है? तो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। देख रहे हो कितनी लॉजिकल बात बोल रही हो, कितनी हार्ड बात बोल रही है कि याद ही ना आ रहा है कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, ये वाली चीज आना। नाउ दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम प्रेफरेंस शेयर्स हो ही नहीं तो तुम्हें कोई भी एंगल से प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। भले वो डिविडेंड का पेमेंट करना हो या फिर कैपिटल की रिपेमेंट का बात हो तो भी तुम्हें प्रेफरेंशियल राइट यानी तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। वो प्रायोरिटी की बात होती है ना हमारे बात में, तो प्रायोरिटी हमें मिलने वाली ही नहीं है, ये वाली चीज बता रखी है इक्विटी शेयर्स में। नाउ द रेट ऑफ डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर्स के लिए अपने को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसका रेट जो होने वाला है ना वो रिकमेंड किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इक्विटी के अंदर बस यही तो अच्छी बात बोलो या खराब बात बोलो कि वो हर साल उसका जो भी रेट होता है ना वो चेंज होता रहता है, मतलब वेरी हो सकता है। ये वाली चीज है, कभी कभी बहुत ज्यादा मिल सकता है तुम्हें एज इन प्रॉफिट और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हें कुछ ना मिले या फिर लॉस बेयर करना पड़े, तो वो वाली चीजें अपनी ईयर टू ईयर वेरी करती जाएगी। नाउ रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। नाउ वही बात बोली ना कि ये जो रेट है ना वो डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगी एंड तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा है वो वाली चीज। और वो भी प्रॉफिट पता है कौन सा? आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। नहीं अपने ने देखा ना कि हाँ ये 2000 रुपए जब तक नहीं पे करोगे तब तक तुम जो है 1 रुपया नहीं दोगे इक्विटी शेयर्स वालों को। तो वो वही वाली चीज बोलेगी भाई हमारे पास जो प्रॉफिट है ना उसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सेटिस्फाई करते हो उसके बाद जो पैसे बचे ना उसके अवेलेबिलिटी के बेस पे अपने को डिसाइड करना है कि डिविडेंड कितना देना है कितना नहीं देना है। ये वाली चीज भी अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशंस एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब अपने को जो डिक्लेरेशन है पेमेंट है अब उसकी प्रोविजंस पढ़ते हैं कि भाई क्या प्रोविजंस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या नहीं होता है। तो सोर्सेस फॉर डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड तो ये अपने ने वैसे तो देख ही लिया लेकिन एक और बार जस्ट देख लेते क्या बोला है कि हम जो है करंट फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट से जो है वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर भी एक क्राइटेरिया है कि प्रॉफिट जो है अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी प्रॉफिट के बाद जो है प्रॉफिट जो भी है उसके अंदर अपने को डेप्रिसिएशन पहले माइनस करना रहेगा जो भी शेड्यूल 2 के हिसाब से, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है उसमें से अपने डिविडेंड दे सकते हैं। या फिर हमारे पास कोई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट बचा हुआ है दैट इज आल्सो आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 2 एंड अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट बैलेंस है तो हम उससे भी कर सकते हैं, जैसे फ्री रिजर्व्स हो गए वो वाली चीजें। It is to be noted that only free reserves and no other reserves are to be used for the declarations। यानी हम सिर्फ फ्री रिजर्व को ही यूज कर सकते हैं और हम किसी को यूज नहीं कर सकते हैं। यानी हम करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर सकते हैं या फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट है उससे पे कर सकते हैं या फिर हमारे पास कोई दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है यानी फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है तो उससे हम पे कर सकते हैं या फिर हम ए और बी दोनों से पे कर सकते हैं या हम दोनों यूज कर सकते हैं, वो वाली चीज बोली गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हम जो भी प्रॉफिट की बात करें ना वो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 2 के हिसाब से है। शेड्यूल 2 के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन जो भी देंगे उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो उसको हमें कंसिडर करना रहेगा। ना पता है कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोचो तो सही, बोलो तो सही, उसके बाद अगर पैसे वैसे कुछ कम पड़ेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पैसे दे दूंगा। तो उस केस में क्या बोला कि मनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ द गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने कोई भी तरीके की गारंटी दे रखी थी उसके रिलेटेड, इसीलिए अब वो पेमेंट के रिलेटेड जो है मनी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कोई खास चीज है नहीं इसके अंदर। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड
over previous losses and depreciation not provided in the previous year or year are required to be set off against the, यह वही बोल रहा है कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉफिट है 100 रुपए का, तो पहले तुम प्रीवियस ईयर के लॉसेस 20 रुपए सेटिस्फाई करो, प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन 10 रुपए सेटिस्फाई करो, उसके बाद जो पैसा बच रहा है ना उसी में से तुम डिविडेंड पे कर सकते हो और एल्स नहीं कर सकते, वो वाली चीज बोली गई है। यानी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड देने से पहले जो भी प्रीवियस ईयर के लॉसेस है यानी ये, एंड जो भी प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन है जो कि प्रोवाइड नहीं किए प्रीवियस ईयर में यानी ये, तो उसको पहले सेट ऑफ करो और उसके बाद जो पैसे बच रहा है उसके हिसाब से तुम जो है डिविडेंड दे सकते हैं। तो नाउ इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, notional gain or revaluation of asset, any changes in carrying amount of an asset or liability or on a measurement of the asset or the liability at a fair value shall be excluded। ये वाली चीज क्या बोल रही है, ये वाली चीज देखते हैं। एक सेकंड में पानी पीऊंगा। ठीक है, नाउ ये जो हम 70 रुपए की बात कर रहे हैं ना कि हाँ ये 70 रुपए, ये 70 रुपए के अंदर भी एक चीज बोला गया कि भाई अगर कोई भी अनरियलाइज्ड गेन है या फिर कोई भी नॉशनल गेन है या फिर कोई भी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको हमें जो है फेयर वैल्यू से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी क्या होता है, अनरियलाइज्ड गेन यानी असेट की वैल्यू बढ़ी है पर बेचा नहीं है, यानी तुम्हारे पास असेट है 100 रुपए की, अब तुम्हें पता चला कि भाई उसकी वैल्यू जो है वो 200 रुपए हो चुकी है, तो वो अनरियलाइज गेन हुई, यानी उसको अभी हमने रियलाइज नहीं करा है, वो जस्ट बढ़ी है, रादर हमने उसको बेचा नहीं है। तो अगर बेचा होता तो हमें वो प्रॉफिट मिलता, और एल्स अभी तो मिला नहीं है, तो वो अनरियलाइज गेन हुआ, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये होता है अनरियलाइज गेन के बारे में। नॉशनल गेन क्या है कि सिर्फ बुक में दिख रहा है कि गेन हुआ है, रियल में कैश मिला ही नहीं है, जस्ट दिखा रहा है बुक के अंदर हाँ हमें कैश मिल जाएगा या फिर मिलने वाला है, वो हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, बट अभी तक रियलिटी में अपने को कुछ भी कैश मिला नहीं है। और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट तो अपने को पता है, अपने ने बचपन से पढ़ा है, बचपन से यानी 10th 11th 12th की बेस पे, फाउंडेशन की बेस पे कि आप असेट की वैल्यू बढ़ रही है या फिर लायबिलिटी कम हो रही है, तो वो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट हो गया, तो उससे हमारे को वो प्रॉफिट होने वाला है ना, तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करने के बाद, यानी समझ लो कि इसमें पता है क्या है, इसमें पता है कि समझो 70 रुपए ना, इसमें से अनरियलाइज गेन जो था वो 10 रुपए था, इसमें से नॉशनल गेन जो था वो 5 रुपए था, और इसमें से जो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट 5 रुपए था, यानी इसको माइनस करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना, यानी ये 50 रुपए। नाउ डिविडेंड जो है अब मैं इसमें से दे सकता हूँ और एल्स नहीं दे सकता, ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई। Note 3 कि कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिकॉज दे आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर, यानी सिंपल सा है कि अपने पास फ्री रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट जो होने वाला है, जो हमें एसेट बेच के होता है या फिर लॉन्ग टर्म वाली चीजों पे बेस पे होता है, तो वो हम जो है प्रॉफिट जो है उसको डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल करने के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं एज बिकॉज क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में नहीं है, इसलिए वो कैपिटल नेचर का है एंड देयरफॉर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। ये वाली चीज बोली गई है, ठीक है, ये वाली चीज समझ गए। तो एक बार देखते हैं अपने ने क्या देखा है, बहुत सिंपल सी चीज देखी, एक बार वो बताएंगे कि भाई डिविडेंड क्या होता है, वो अपने ने देख लिया कि हाँ डिविडेंड के बारे में बताया गया, डिविडेंड क्या होता है, वो नॉर्मल उसकी जो है अपने को बताएगा कि नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में बोला जाए तो डिविडेंड एक सम होता है जो कि हम मेंबर्स को देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, ये वाली चीज है। कि फिर इसके अंदर देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिक्लेयर कर दे ना, उसके ऊपर हम जो है डिविडेंड पे नहीं कर सकते, वो जो बोले उसी पे पे करना होगा, और डिविडेंड जो है अपने को फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू पे ही पे करनी है, उससे ज्यादा हम नहीं पे कर सकते, मार्केट वैल्यू पे नहीं पे कर सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड देखा तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि भाई तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जब भी क्लोज हो रहा है उसके बाद से लेकर के एजीएम तक तुम जब भी डिक्लेयर करोगे तो वो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है, उसके बाद अगर पे कर रहे हो तो वो फाइनल वाले डिविडेंड के अंदर आ जाता है। उसका सोर्स हमने देखा था कि सरप्लस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पिछले साल का कोई प्रॉफिट हो गया या फिर हमारे क्वार्टर तक का प्रॉफिट हो गया, उससे हम बोलते हैं, उसको हम वहां से जो है सोर्सेज हमारा पे हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन। नाउ अगर तुम्हारा करंट ईयर में लॉस है फिर भी तुम्हें डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो तुम पिछले 3 साल का जो भी डिविडेंड है उसका एवरेज ले लो, और वो जो एवरेज है उससे ज्यादा तुम पे नहीं कर सकते, वो उतना तक पे कर सकते हो।
फिर जिस भी दिन तुमने डिक्लेरेशन करा है उसके 5 दिन के अंदर तुम्हें शेड्यूल बैंक में वो सारा पैसा जो है अपने डिपॉजिट कर देना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड पेमेंट। फिर जो भी प्रोविजंस पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो इंक्रीमेंट के लिए भी अप्लाई होंगे। नाउ फाइनल डिविडेंड क्या होता है? तो फाइनल डिविडेंड यानी हमारा एजीएम के अंदर हमने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करा है और उसको एक्सेप्ट किया गया है वो अपना फाइनल डिविडेंड होता है। और फाइनल डिविडेंड को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेगी कितना रेट होने वाला है, और वो जो रिकमेंड करने वाली है उस रेट से ज्यादा हम जो है डिविडेंड को नहीं पे कर सकते हैं। भले ही हमारे राइट जो है शेयर होल्डर्स के पास है अप्रूव करने के लिए, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया एटलीस्ट उतना तो मान रखना पड़ेगा। फिर अपने देखा था शेयर्स क्या होते हैं, तो शेयर्स जो होता है एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर की डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है जब तक वो उसे पे ना करो। जब तक हम पे नहीं करेंगे फुल के अंदर तब तक उसकी लायबिलिटी हमें शो कर रही होगी, उसको हमें पे करना ही होगा। और यहाँ पे क्या होता है, नो अर्लियर ऑफ डिविडेंड इज पेएबल इन द फ्यूचर, यानी आज इस साल तुम्हारा जो डिविडेंड मिलने वाला था लेकिन ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ द प्रॉफिट तुम्हें वो नहीं मिल रही है, तो वो तुम्हें नेक्स्ट ईयर नहीं मिलने वाली है, वो तुम्हारा इलैप्स हो जाएगा। यहाँ पे जो डिविडेंड डिपेंडेंट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को सेटिस्फाई करने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट मिल रहा है एंड तुम्हारा डिविडेंड पॉलिसी बोल रहा है उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो ओनली तुम्हें डिविडेंड मिलेगा और एल्स तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये वाली चीज थी। फिर अगर अपने को जो है डिविडेंड पे करना है, डिक्लेयर करना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे दो या फिर प्रीवियस ईयर में हमारे पास कुछ बचा है उसके हिसाब से तो भी कर दो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में से कुछ नहीं, क्या मतलब दोनों, या तो हम करंट ईयर का भी दे सकते हैं प्रीवियस ईयर, दोनों को साथ में दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ का जो प्रॉफिट है ना वो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन है इसके अंदर भी, और अगर प्रीवियस ईयर का भी कोई प्रॉफिट है तो उसको भी अपने को डेप्रिसिएशन का माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी तो उसको हम कंसिडर करेंगे अपने डिविडेंड ऑफ डिक्लेरेशन के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने को पैसे दे सकती है कि भाई लो पैसे, अब तुम इससे जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, पे कर दो। फिर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर प्रीवियस का कोई लॉसेस है या फिर प्रीवियस का कोई डेप्रिसिएशन है जिसको हमने सेट ऑफ नहीं करा तो उसको पहले सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद ही हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ उस पैसों के लिए भी अगर वो जो 70 रुपए आए हैं हमारे पास, वो 70 रुपए से भी हमें जो है अनरियलाइज गेन हमें माइनस करना पड़ता है, नॉशनल गेन हमें माइनस करना पड़ता है, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट की भी जो भी वैल्यू, जो भी प्रॉफिट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है ना, हमें वो भी माइनस करने पड़ते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आएगी 50 रुपीज, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं डिविडेंड पेमेंट के लिए। नाउ कैपिटल प्रॉफिट जो है उसको हम यूज नहीं कर सकते डिविडेंड पेमेंट के लिए, ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी कैपिटल टाइप का जो भी रिजर्व रहने वाला है वो हम कोई स्पेसिफिक काम के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूटेबल के लिए हम यूज नहीं कर सकते, वो वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। ये था हमारा क्विक रिवीजन। फिर एक बार थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और भी है, इसको भी अपने देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, उसके बाद अपने देखते हैं क्या क्या करना है। समझो, नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आउट ऑफ, अब हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की नीड क्या आ रही है वो भी तो बताओ यार। तो डिविडेंड इज एन अपोर्शनमेंट फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी जो भी रेवेन्यू का प्रॉफिट है ड्यू टू एक्टिविटी में जो भी हमें पैसे मिल रहे हैं उसके बेस पे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें से हमें पैसे देने पड़ेंगे डिविडेंड के लिए। देयरफॉर डिविडेंड शुड नेवर बी डिक्लेयर आउट ऑफ अ कैपिटल, इसलिए हम कैपिटल यानी ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, उसमें से हम नहीं दे सकते। दिस इज ऑल्सो द रीजन, ये भी एक रीजन है फॉर द प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट विच यू स्टडीड इन द टॉपिक शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में हमने देखा था कि हाँ एटलीस्ट उसको हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, वो वाली चीज अपने देखी थी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज अ नॉशनल एस्टिमेट ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू, यानी डेप्रिसिएशन से हमारे वैल्यू ऑफ असेट जो है वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है उसके लिए, क्योंकि किस वजह से होता है, तो वेयर एंड टेयर के वजह से, यानी डेली यूज के वजह से असेट घिस जाता है या यूज हो जाता है, उसको वेयर एंड टेयर बोलते हैं कि हम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से असेट की वैल्यू गिर रही है, तो वो वेयर एंड टेयर होता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम यानी सिर्फ टाइम के बीतने से ही असेट की वैल्यू समझ लो कम हो जा रही है। जैसे कि पेटेंट हमारे पास 10 साल का होता है, तो चाहे उसको यूज करो या ना करो उसकी लाइफ तो कम हो रही है ना भाई, तो वो इफ्लक्स ऑफ यानी समय के हिसाब से वो कम हो ही जा रहा है, उसकी वैल्यू गिर ही रहेगी, वो वाली चीज है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी यानी नई टेक्नोलॉजी आने से जो पुरानी असेट है ना वो आउटडेटेड लगने लगती है, उसकी वैल्यू भी गिर जाती है, तो वो
इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर डेप्रिसिएशन यानी क्या होगा कि एक वेर एंड टेयर हो गया, यानी हम डेली यूज जो करते हैं उसके बेस पे वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो गिर जाती है। हम यही देख रहे हैं ना कि हाँ नॉशनल एस्टिमेट है जिसके हिसाब से वैल्यू ऑफ एसेट गिर जाती है। क्यों, किस वजह से? एक तो वेर एंड टेयर की वजह से, एक इफ्लेक्स ऑफ टाइम यानी समय के बीतने से ही उसकी वैल्यू गिर जाती है, या फिर नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई उसके लिए और पुरानी वाली जो एसेट है वो आउटडेटेड टाइप फील होने लगे, इसलिए उसकी वैल्यू गिर जाती है। अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया फॉर देयर विल बी टू कॉन्सिक्वेंसेज। एसेट की वैल्यू जो है वो ओवरस्टेट रह जाएगी बैलेंस शीट में। भाई तुम देखो तुम्हारी वैल्यू ऑफ एसेट रियल में भले ही तुमने 100 रुपए में परचेज की, बट आज के टाइम पे उसकी वैल्यू सिर्फ 30 रुपीज है और अभी भी वो 100 रुपए का ही शो कर रही है, तो यानी समझो यार 70 रुपए प्लस में ओवरस्टेटेड है। ये वाली चीज ध्यान रखना। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं कि भाई अगर हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करा ना तो हमारी एसेट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ओवरस्टेटेड बताएगी बाय द 70 रुपीज। एंड अब हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया, इसकी वजह से जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट रहने वाला है ना वो भी ओवरस्टेटेड रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 70 रुपए हम ऐसा एक्सपेंस भी तो शो कर सकते थे बट हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन ही प्रोवाइड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो 70 रुपए भी हमारा नुकसान हमने नहीं चार्ज करा एज एन एक्सपेंस, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। Let us take an hypothetical case where a company declare all the profit earned during the year as a dividend. यानी सारे प्रॉफिट उसने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द वैल्यू ऑफ द एसेट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट वुड अपीयर टू बी सफिशिएंट टू रिपे। और हम जब वाइंडिंग अप कर रहे हैं, समझो कि उसने सारा प्रॉफिट जो है वो पे कर दिया। नाउ वाइंडिंग अप के टाइम पे ना उसको ऐसा लग रहा है कि भाई उसके जो भी एसेट है ना वो एकदम सफिशिएंट है कि हम पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा ही नहीं, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ऑफ एसेट तो ओवरस्टेटेड है। ये चीज समझ रहा हूँ? यानी दिखनी चाहिए थी 30 रुपए लेकिन दिख रही है 100 रुपए, लायबिलिटी है 70 रुपए की, तो वो तो कह रहा है भाई वेल सफिशिएंट है, मेरी वैल्यू 100 रुपए है और मेरे को सिर्फ पे करना है 70 रुपीज, तो मेरी तो सफिशिएंट बैलेंस है, मैं तो पे कर सकता हूँ। ये वाली चीज दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में तो भाई उसकी 30 रुपए वैल्यू है, वो भी तो देखो। एक्चुअल में 30 है, अभी मार्केट में बेचने जाएंगे तो 30 रुपए मिलेंगे, but the actual realization value therefore will be a partial sum which may not be sufficient। यानी रियल वैल्यू तो 30 रुपए है, वो 70 रुपए को कैसे पे कर सकती है? This is because company has failed to retain the amount of wear and tear and the value of asset। यानी उसने जो है प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बनाया, वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं करे हैं। In a way the company would have declared dividend out of a capital which is provident। और इसीलिए ऐसा यहाँ पे एक सर्कमस्टांसेस हो गया कि उसने भाई कैपिटल से जो है डिविडेंड डिक्लेयर करा है, वो पे करा है, तो वो तो प्रोहिबिटेड है, अपने ने पहले ही देख लिया। तो ये चीज भी हो सकती है, अपने ने हाइपोथेटिकल एग्जांपल से देख लिया। Hence the law mandate provisions for depreciation out of a profit before declaration of the dividend। इसीलिए हमने ऊपर देखा कि हर बार क्यों बोल रहा था कि प्रॉफिट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसके बाद ही तुम जो है डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाद ही तुम जो है दूसरे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं क्या बोला है। अपने यहाँ पे देख लिया, अपने रिवाइज भी कर लिया। ये भी एकदम सिंपल सा कि हाँ डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, डेप्रिसिएशन से हमारी क्यों वैल्यू ऑफ रिडक्शन होता है, तो वेर एंड टेयर की वजह से, यानी डेली यूज की वजह से, टाइम के बीतने की वजह से और टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट की वजह से। और अगर अपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करा है तो बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू जो है वो ओवरस्टेटेड रहेगी, एंड उसी की बेस पे हमारा जो भी प्रॉफिट होगा करंट ईयर का वो भी ओवरस्टेट रहेगा। हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देख लिया, वो चीज बता रखी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।